गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किंगशिप टाउन एंड क्लास। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग। जैसे कि इसके नीचे लिखा हुआ है, हम इस चैप्टर में कल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 वो भी इसी टाइमलाइन के थे, लेकिन उसमें हमने चैप्टर 2 में बेसिकली हमने किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि कैसे रूरल एरिया में क्या चीजें हो रही हैं। और 3 चैप्टर में हमने बेसिकली महाभारत से कनेक्ट करते हुए कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। अब इसमें हम कल्चरल डेवलपमेंट की और काफी सारे एस्पेक्ट्स की, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सांची की बात हो रही है, सांची स्तूपा, और स्तूपा के क्या फीचर्स थे, स्तूपास कैसे हमने रिस्टोर किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझा सकूं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस यही कीजिएगा तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने कर दिया है लाइक और सब्सक्राइब। शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। In this chapter, we shall go on a long journey across 1000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. इसमें मैं लाइन बाय लाइन आपको, अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि पूरा चैप्टर है क्या। एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिटेड। तो फिलोसोफर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग फिलोसफीज को मानते हैं। फिलोसफीज क्या होती हैं? अलग अलग थ्योरीज कह सकते हो आप लेमैन की भाषा में, कि आप अलग अलग बातों को मानते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है या ये ऐसा इसीलिए हुआ होगा। फिलोसफीज हैं, साइंस नहीं है, लॉजिक नहीं है कि केमिस्ट्री है या फिर मैथ्स है कि 2+2 4 हो गया। फिलोसफी है, ठीक है। और उनके अटेम्प्ट, उन्होंने जो दुनिया को समझने की कोशिश की है, इनके आइडियाज जो हैं ये कंपाइल हुए हैं। कंपाइल मतलब इकट्ठे हुए हैं, ओरल और रिटन। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिलोसोफर्स ने सिर्फ ओरल बातें कह दी, तो बाद में जाके कंपाइल हुई और लिख दी गई, तो ये सारी चीजों को अलग अलग जगहों पर उन्होंने लिख दिया। तो उन सब थिंकर्स की बातों को इकट्ठा किया गया है। हम ब्राह्मण्स की बातों को बहुत फोकस करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन है, लेकिन बुद्धिज्म जब डेवलप हो रहा था, जब बुद्धिज्म एक तरीके से प्रोपोगेट हो रहा था, फैल रहा था, तो वो आइसोलेशन में नहीं डेवलप हुआ। आइसोलेशन क्या होता है? एकांत में, अकेले में। देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशंस engaged in debates and dialogues with others. काफी सारे ट्रेडिशंस उस वक्त डेवलप हो रहे थे। सांची स्तूपा वगैरह, जो स्तूपास आप देखते हैं, ये बौद्धिज्म से रिलेटेड है। मैं आपको आगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब चीजों के बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में अभी तक इंट्रोडक्शन से आपको कुछ बातें समझ आ जानी चाहिए कि हम इसमें कुछ कल्चरल रेफरेंस, जो कि शायद बौद्धिज्म से रिलेटेड, शायद, क्योंकि मैं आपको भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ चैप्टर का, बौद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं कि बौद्धिज्म अपने आप अकेले नहीं डेवलप हुआ, उसके आसपास और भी ट्रेडिशंस, चीजें थी जो डेवलप हो रही थी। इंट्रोडक्शन से हमें हमेशा, जो मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करा चुकी हूँ, हमें इंट्रोडक्शन से सोर्सेस पता चल जाते हैं, क्योंकि किसी तथ्य पे, किसी आधार पे ये सारी बातें कही जा रही होती हैं। तो उन सोर्सेस को अगर आप देखें तो हिस्टोरियंस यूज करते हैं अलग अलग सोर्सेस। Worlds of ideas and beliefs include Buddhist, Jain and Brahmanical text. जब भी हिस्टोरियंस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में हमने जब ब्राह्मण्स की बात की कि ब्राह्मण 4 वर्ना सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानते थे,
तो उसी तरफ से हमने बौद्धिज्म में देखा कि बौद्धिज्म में ये कहा जा रहा था कि ये कुछ जरूरी नहीं है, बाय बर्थ ये डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। वो नहीं मानते थे इस डिवीजन को। तो कभी भी हिस्टोरियंस एक ही पॉइंट नहीं देखते, वो बहुत सारे पॉइंट एक साथ देखते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब आपके सोर्सेस की बात हो रही है तो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जिसमें आप मनुस्मृति या आपकी बहुत सारी जो चीजें मिलती हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, आप वो सब यहाँ पे ले सकते हो। जैसे धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, जिनमें रूल्स लिखे गए हैं, ये सब चीजों से हमें काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन से ही याद आया कि जो इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स, ये भी सोर्सेज हैं, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स जो उस वक्त के प्रिजर्व हो गए, या जैसे आज का सांची स्तूपा जो आज का नहीं है, बहुत पहले बना था, वो आपका मेन फोकस है। और उनसे आपको समझ आएंगी चीजें कि आखिर उस वक्त ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। तो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है शाहजहां बेगम की। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये आप फोटो देख लीजिए और आप याद रखिएगा कि ये शाहजहां बेगम है, और इनका सांची स्तूपा से आप एक कनेक्शन अभी से ही समझ सकते हैं। अ ग्लिम्स ऑफ सांची। तो 19th सेंचुरी में आपको पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। तो बेसिकली उस टाइम पे यूरोपियंस को हमारी कंट्री की नई नई चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो अब हम सांची के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझ रहे हैं तो हम शुरू करते हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोपियंस को स्तूपा ऑफ सांची में बहुत इंटरेस्ट आया। यूरोपियंस में स्पेसिफिकली फ्रेंच ने शाहजहां बेगम, जिनकी ऊपर यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, उनसे पिक लिख देती हूँ मैं, शाहजहां बेगम से परमिशन ली कि वो सांची स्तूपा, अब मैं स्तूपा नहीं बना पाऊंगी, चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये सांची स्तूपा है, इसका ईस्टर्न गेटवे, ईस्टर्न दरवाजा। अब ईस्टर्न कौन सा हुआ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तो यहाँ का कोई ये ईस्टर्न गेटवे होगा। उन्होंने, किसने, फ्रेंच ने परमिशन मांगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि फ्रेंच पहला, दूसरा किससे परमिशन ली, शाहजहां बेगम से ईस्टर्न गेटवे ले जाने की, which was best preserved to be displayed in the museum in France. For a while, Englishmen also wanted to do the same, but fortunately, both French and English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and original remained at the site part of the Bhopal state. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, वो लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली। ये बात समझ नहीं आई। देखिए, कहानी ये थी कि शाहजहां बेगम से फ्रेंच, यूरोपियंस और स्पेसिफिकली फ्रेंच को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, और उनको था कि हम ये ले जाएं यहां से, क्या, ईस्टर्न गेटवे। लेकिन शाहजहां बेगम ने इंस्टेड ऑफ गिविंग ईस्टर्न गेटवे, उन्होंने इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनवा के दे दिया और ओरिजिनल नहीं दिया। ओरिजिनल भोपाल स्टेट के पास है, और ये आज भी, ओरिजिनल जो भोपाल स्टेट के पास था वो आज भी प्रिजर्व्ड है। ये एक अच्छी बात थी। द रूलर्स ऑफ भोपाल, जैसे कि शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर्स, उनके बाद जो आए, तो शाहजहां बेगम के बाद आए थे सुल्तान जहां बेगम, प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट साइट। इन्होंने, जो कि आप ये फोटो में देख सकते हो, ये स्तूपा, इसके प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने फंड भी दिया। अब आते हैं जॉन मार्शल, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, सांची स्तूपा, और सुल्तान जहां को उन्होंने डेडिकेट किया है, क्योंकि सुल्तान जहां ने फंड किया था इस म्यूजियम को,
एंड उन्होंने गेस्ट हाउस भी बिल्ड करवाया जहाँ पे ये जॉन मार्शल रहते थे और उन्होंने इन बातों को लिखा। और ये जो वॉल्यूम्स जॉन मार्शल ने लिखे हैं इनको शाहजहां बेगम ने ही फंड कराया था। So Sanchi Stupa complex has survived. It is no small measure due to a wise decision and a good luck. क्योंकि ये जो सुल्तान जहान बेगम ने एक दिमाग लगाया उस वक्त कि उनको कॉपीज दे दी इंस्टेड ऑफ असली वाला देने के, एक तो वो रीजन था। दूसरा, अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन हो जाती उस एरिया में तो इसको तोड़ देते वो लोग, क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था यहाँ की चीजें प्रिजर्व करने पे। तो दूसरा था कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, इनकी नजरों से ये बच गया एंड फॉर्चुनेटली सांची स्तूपा प्रिजर्व हो गया। One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed the understanding of early Buddhism. जैसे जैसे सांची डिस्कवर हुआ है और हमें मिला है हमारी बौद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ी है, ट्रांसफॉर्म हुई है। और जो ये प्रिजर्व्ड है ये साइट अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जो ये आप फोटो में देख रहे हैं ये अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करता है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट मान ली गई है। लेकिन अब इतना कुछ मैंने आपको बताया कि सुल्तान जहान बेगम थी, उनसे पहले भी उनके सारे जो उनके आगे के सक्सेसर्स आए उन लोगों ने इसको फंड किया, जॉन मार्शल को भी फंड किया, उनसे वॉल्यूम्स लिखवाई गई और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आर्कियोलॉजिकल साइट बना दी गई है। एंड हम इतने फॉर्चुनेट और हम इतने खुश हो रहे हैं कि यूरोपियंस इसको नहीं लेके गए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट क्यों माना जा रहा है इसको? इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है? तो उस सब चीजों को क्वेश्चन अभी आगे हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो सांची स्तूपा है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, इसको प्रिजर्व करना और ये क्यों हम इसको कह रहे हैं कि इससे हमारा बौद्धिज्म से रिलेटेड एक आइडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये आपको आगे पता चलेगा। Sacrifices and debates. Mid first millennium BCE is often regarded as a turning point in the world history. कौन सा टाइम? मिड फर्स्ट मिलेनियम। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं अलग अलग थिंकर्स, जैसे कि आप देखोगे ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं। बाकी सब तो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है महावीर, जो कि जैनिज्म से रिलेटेड हैं, और गौतम बुद्धा। ये हमारे इसके अलावा और भी ये दो प्रोमिनेंट हैं, इनके अलावा और भी थे लेकिन ये थिंकर्स हमारी कंट्री में इमर्ज हो रहे थे। ये अब समझने लगे थे कि मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे जीने का क्या मकसद है, ये ह्यूमन बीइंग्स का और ये पूरे ब्रह्मांड का क्या कनेक्शन है। और दिस वाज आल्सो अ टाइम जब नए किंगडम्स और सिटीज बन रहे थे, जैसे कि हमने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा आ गया है। हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हमने सेम टाइम पीरियड की बात की है। टाइम पीरियड वही चल रहा है चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का और अब चैप्टर 4 का, एक ही टाइम की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी जो आपकी थीम 1 वाली बुक है, सिर्फ एक चैप्टर 1 था जो हमने हड़प्पा से रिलेटेड किया था, बाकी आपके ये तीनों चैप्टर एक ही टाइम लाइन पे चल रहे हैं। तो उस टाइम पे ये जो 6th सेंचुरी के आसपास का जो ये वक्त है, इस टाइम पे आप देख रहे हो सोशल और इकोनॉमिक, कारोबार से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड बदलाव आ रहे हैं और लोगों की सोच भी बदल रही है। क्योंकि जैसे हमारे देश में भी अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे हैं और ठीक उसी तरह और जगहों पे भी इमर्ज हो रहे थे और इन थिंकर्स ने अपने चीजों को समझा और दूसरों को समझाने की भी कोशिश की। जैसे गौतम बुद्ध ने पहले उनको एनलाइटमेंट मिला, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बाद में फिर उन्होंने ना जाने कितने लोगों को वो ज्ञान दिया। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन।
देयर आर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस। प्री एग्जिस्टिंग क्या होते हैं? जो पहले से चल रहे थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पहले से चल रहे थे, मतलब एक वक्त होगा जब वो भी शुरू हुए होंगे, लेकिन हम इनके कॉन्टेक्स्ट में, जो ये बौद्धिज्म और जैनिज्म है, इनके कॉन्टेक्स्ट में वो पहले से चले आ रहे थे। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन जैसे कि जो ऋग्वेद है, ये कंपाइल हुआ 1500 से 1000 BCE में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट भी आ जाता है कि ये ऋग्वेद कब कंपाइल हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1500 से 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद कंपाइल हुआ था। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र हैं, हाइम्स जो कहते हैं प्रेज ऑफ अलग अलग देवी देवताओं की प्रेज लिखी हुई है, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 डेटीज तो आपको पक्का याद रखने हैं। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। कहते हैं जो सोम रस होता है ना, तो ये प्लांट बेसिकली एक प्लांट ड्रिंक टाइप होती है। तो अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 डेटीज आपको जरूर याद रखने हैं। ये मंत्रों का उच्चारण से हाइम्स वर चैंटेड एंड सैक्रिफाइसेस और अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। लोग प्रे करते थे। किस किस के लिए प्रे करते थे? कैटल के लिए, लड़के के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, लंबी उम्र के लिए लोग प्रे करते थे, और उस प्रे के साथ ये सैक्रिफाइसेस और ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे लोग ग्रुप में कलेक्टिवली सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इंडिविजुअली, घर का जो मुखिया है वो ही परफॉर्म करने लग गया। मोर इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस जैसे कि राजस्य या फिर अश्वमेध यज्ञ, ये जो हॉर्स से रिलेटेड होता है कि वो हॉर्स को छोड़ देते हैं और जिस एरिया में चले गए वो वहां पे उनका हो गया, तो ये बेसिकली किंग करते हैं ये। तो ऐसे करके स्पेसिफिक एरियाज बन गए थे जहां पे ये यज्ञ परफॉर्म किए जा रहे थे, जैसे कि ये यज्ञ हैं। अब ये यज्ञ नॉर्मल पब्लिक नहीं करेगी। नॉर्मल पब्लिक क्यों करेगी ये यज्ञ? नॉर्मल पब्लिक का कोई रोल ही नहीं है। ये यज्ञ कौन परफॉर्म करेगा? राजा ही परफॉर्म करेगा। तो शुरुआत में ये यज्ञ कलेक्टिवली होते थे, ग्रुप में, समूह में, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में इंडिविजुअल होने लग गए। ये जो यज्ञ है, जैसे मैंने आपको 2 बताए, ये चीफ्स, मुखिया या राजा करते थे, लेकिन ये करते थे नो डाउटली, लेकिन इनको करवाता कौन था? ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्योंकि उन्हीं को ही वेद की नॉलेज है, उनको मंत्र की नॉलेज है। आज भी अगर आप पूजा कर रहे हो या हवन कर रहे हो, आपको करवा तो पंडित जी रहे हैं ना, क्योंकि आपको मंत्र नहीं आते, वो आपको बोल रहे हैं चलो स्वाहा, आप हो स्वाहा। तो इसलिए करवाने वाले उस वक्त भी ब्राह्मण थे, बस कर रहे थे किंग्स। न्यू क्वेश्चंस। अब क्या हुआ, जो उपनिषद है उसमें काफी सारे आइडियाज मिलते हैं, और ये दिखाते हैं कि लोग बड़े क्यूरियस थे। वो जानना चाहते थे कि जिंदगी क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का अर्थ क्या है, इसकी लाइफ के बाद क्या होता है, जब लोगों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म पास्ट के एक्शन से रिलेटेड होता है। और मतलब ये काफी सारी बातों को डिबेट किया जाता था, और लोग इन बातों को समझने की कोशिश करते थे। कुछ लोग इन बातों को वैदिक ट्रेडिशन में ढूंढने की कोशिश करते थे, कुछ उनके बाहर ढूंढते थे। और इस वक्त, यही वो वक्त है जब लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस होते थे, बलि वगैरह की प्रथा होती थी, उस पे भी क्वेश्चन स्पेकुलेट करना शुरू किया कि क्या किसी और को मार देने से हम खुश हो सकते हैं। ऐसे करके लोगों के दिमाग में विचारधारा आने लग गई। और जैसे कि आपको भी शुरू में भी बताया कि इन बातों पे डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि इन बातों की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन, ये डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। इसका एक सोर्स जो हमें मिलता है वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि मेंशन करता है 64 सेक्ट्स या स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि अलग अलग विचारधारा चल रही थी। जो इन विचारधाराओं को मानते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जैसे कि जो इनको टीचर्स कहते हैं, और वो लोगों को अपनी बात बताते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे। और क्योंकि 64 अलग अलग थॉट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग, एक समूह है जो ए बात को सही मानता है और एक समूह है जो बी बात को सही मानता है, तो वो एक दूसरे की बात को समझने की भी कोशिश करते थे।
और बेसिक उनका पर्पस होता था कि वो दुनिया को अपनी बात समझा सके। अब ये जो डिबेट्स होती थी, जैसे ये दो ग्रुप्स हैं, ये कहाँ होंगी? ये होती थी कुटग्रशाला में। कुटग्रशाला क्या है? ये बेसिकली वो एक जगह होती थी, एक तरीके से एक हट है। मुझे इससे अच्छी हट नहीं आती तो ये हट है, इसमें पॉइंटेड सी रूफ होती थी उसकी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये कुटग्रशाला पॉइंटेड रूफ इन अ ग्रुप्स, जो कि वहां पे लोग एक दूसरे में ट्रैवल करते थे और यहाँ पे वो डिबेट्स होती थी। अगर सपोज कोई ए ग्रुप का ए ग्रुप का बंदा, आई मीन थिंकर, सॉरी, थिंकर अगर कन्विंस हो गया किसी दूसरे की फिलॉसफी से, तो वो बाद में उनका ही डिसाइपल बन जाता था। अगर सपोज ए थिंकर कन्विंस हो गया बी फिलॉसफी से, तो अब वो बी फिलॉसफी का डिसाइपल बन जाएगा। या इसको आप ऐसे समझने की बजाय थोड़ी आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि, एक मिनट, ए बी से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करती हूँ मैं, कि ये एक फिलोसोफर है, ये जगह जगह ट्रैवल करता है, एंड ये एक इनको कुटग्रशाला मिली, जहाँ पे इन्होंने देखा कि काफी सारे लोग किसी फिलॉसफी ए की बात कर रहे हैं। इन्होंने वो फिलॉसफी, ये उस फिलॉसफी को नहीं मानते थे। ये वहां गए, इन्होंने उस डिबेट को सुना, इन्होंने उसकी बात की, ये इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। कहते ना, कोल्ड वॉर था इन दोनों के बीच। कोल्ड वॉर तो नहीं, मतलब ये मानते नहीं है एक दूसरे की फिलॉसफी। ये वहां गए, इन्होंने सुना, इनको बहुत अच्छी लगी उनकी फिलॉसफी, तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और फिर ये ए फिलॉसफी के डिसाइपल बन गए। पहले ये राइवल थे, लेकिन अब ये डिसाइपल बन गए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के आइडियाज बढ़ने लग गए, इनका ग्रुप छोटा होने लग गया, जिनके ग्रुप से लोग निकलने लग गए, और जिनके लोगों के मान्यता बढ़ने लग गई उनका बड़ा होने लग गया ग्रुप, जिनके लोगों की मान्यता कम होने लग गई उनका ग्रुप छोटा होने लग गया। इन्हीं टीचर्स में से एक टीचर थे महावीर और एक थे भगवान गौतम बुद्ध। इन लोगों ने भी वेद की अथॉरिटी, कि वेद को क्या आप इतना मान रहे हो, उसको क्वेश्चन किया एंड सजेस्ट किया कि मेन एंड वुमेन, सिर्फ मेन नहीं, क्योंकि अभी तक जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा, हमने क्या कहा कि भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जमीन भी मैन को ही मिल रही है, उसके बेटे को मिल रही है, वुमेन का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ स्त्रीधन मिलता है उनको। तो उन्होंने कहा कि दोनों, मैन और वुमेन दोनों को लिबरेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए, मतलब उनको ये दुनिया को त्याग देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो ब्राह्मणिकल पोजीशन है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कह रहे थे? भाई 4 वर्ण है, आप किसी के कोई डिसाइपल नहीं हो, ये 64 थॉट्स ऑफ स्कूल हम नहीं मान रहे, ये ब्राह्मण कह रहे हैं। वो तो बस सिंपल इतनी बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ बाय बर्थ है और कास्ट सिस्टम है, आप बस इसी पे ही चलते रहो, खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा बुद्धिस्ट नहीं कह रहे हैं। नॉट ओनली बुद्धिज्म बट इवन जैनिज्म, जो महावीर जिनके हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मेन और वुमेन दोनों को लिबरेशन मिले, उसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए। ये कुछ बाय बर्थ नहीं है। ये मैं चैप्टर 3 में भी आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि बाय बर्थ कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत है। उन्होंने क्वेश्चन किया था वेद की वैलिडिटी को, कि अगर सही है तो मुझे प्रूफ कर दो। अब हम यहां से बात करेंगे कि जो महावीरा और आगे हम गौतम बुद्धा, इन दोनों फिलोसोफर्स की थ्योरीज और ये लोग क्या मानते हैं, क्योंकि मान्यता दोनों की यही है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क इन दोनों की थॉट में भी है। तो वो क्या है, इनके फिलॉसफी क्या है महावीर की, और गौतम बुद्धा की क्या फिलॉसफी है, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक के पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, आई वुड सजेस्ट एक बार वीडियो दोबारा देखो, रिवाइज करो, तो आपको बेहतर समझ आएगा
चैप्टर 2 या 3 नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोबेबली मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम हिस्ट्री क्लास 12th का 3rd चैप्टर खत्म करने के बाद 4th चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स अ मैसेज ऑफ महावीरा का टॉपिक और आगे के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर मैं आपको ये वाली पिक्चर कहूँ तो आप कहेंगे कि ये शायद जैन फिलोसोफर्स की पिक्चर स्टैचू हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। और हम कितनी बार इनको कह देंगे कि ये महावीरा हैं, क्योंकि मोस्टली जिनको जैन ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा नहीं पता वो फिर भी महावीरा को तो जरूर जानते हैं इन द सेंस कि उनकी फिलॉसफी और उन सब आइडियाज को कहीं ना कहीं हम सब ने सुना है। लेकिन जो ये जैना फिलॉसफी है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान। जिन महावीरा को हम कनेक्ट करते हैं जैन ट्रेडिशन, जैन फिलॉसफी से, वो वर्धमान महावीरा हैं, जिनको बाद में वो महावीरा के नाम से जाने गए। 6th सेंचुरी BCE की बात है, जो कि हमारा पूरा चैप्टर उसी पे ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन, महावीरा प्रिसीडेड, महावीरा से पहले 23 अदर टीचर्स, या टीचर्स को तीर्थंकार्स भी कहते हैं, वो थे, जो कि बेसिकली राह दिखाते थे मैन और वुमेन को, उनके एग्जिस्टेंस की और उनके बारे में बताते थे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे आप बौद्धिज्म की बात करो, चाहे आप जैनिज्म की बात करो, आपको ये दिखेगा कि वहां पे मैन और वुमेन दोनों आपको दिखेंगे। बट जब आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स की बात करते हो तो उसमें ये वर्ना सिस्टम और आपको मैन और वुमेन में डिविजन और ये सब बातें ज्यादा दिखती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको क्लास 12th की हिस्ट्री लाइन बाय लाइन समझाना। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिवीजन के लिए सोच रहे हैं तो मैंने रिवीजन के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। 15 मिनट्स की रिवीजन सेशंस हैं हर चैप्टर के, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो आगे करते हैं हमारी डिस्कशन को शुरू। अब जैन जो टीचिंग्स हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है एनिमिज्म का। एनिमेटेड है चीजें पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो पत्थर हैं, रॉक हैं, पानी है, इन सब में एक लाइफ है। आपको नॉन इंजरी, यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन है, जानवर है, पौधे हैं, इंसेक्ट हैं, सेंट्रल आइडिया फिलॉसफी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो ये है कि आप इनमें से किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, इंजर नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब में एक लाइफ है। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, जो कि हम ऊपर से ही देखते आ रहे हैं, उसकी टीचिंग्स को तो ये बहुत ज्यादा फॉलो करते ही हैं। इंडियन थिंकर्स के ऊपर इस चीज ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन शुरू किया, लोगों की सोच पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था जैन फिलॉसफी से। अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स, एक होता है बर्थ और रीबर्थ, यानी कि जन्म और फिर पुनर्जन्म। ये कैसे होता है? ये हमारे कर्मा के बेस पे होता है। एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ। इस जन्म और कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको छूटना है। तो जैन ट्रेडिशन में कहा जाता था कि अगर आप ये जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं, एस्केटिज्म का मतलब आपको मैं समझा रही हूँ कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, अगर आप इनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और पेनेंस का मतलब है खुद को बेसिकली पनिश करना। अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपने ना चाहते हुए भी सपोज किसी इंसेक्ट को मार दिया, तो आप खुद को पेनेंस, आप खुद को पनिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाउ सॉरी यू आर। तो इन साइकिल ऑफ जो रीबर्थ और बर्थ, जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है, उससे छुटकारा पाने का यही एक मार्ग है।
इट कैन बी अचीव्ड जब हम इस दुनिया को त्याग देते हैं, तभी हम इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छूट सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जैन ट्रेडिशन की टीचिंग्स कह रही हैं। जो भी मॉन्क्स और नन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट में आपको मॉन्क्स भी मिलते हैं और नन्स भी मिलेंगी। जब वो जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो उनको 5 वाउस, कसम कह लो, या 5 बातें माननी पड़ती हैं। पहला कि वो किसी को मारेंगे नहीं, दूसरा वो स्टील नहीं करेंगे, कुछ चुराएंगे नहीं, तीसरा वो झूठ नहीं बोलेंगे, चौथा वो ऑब्जर्व करेंगे सेलिबेसी यानी कि वो शादी नहीं करेंगे, पांचवा कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द 5 वाउज, अगर कोई मंक या नन बनता है जैना ट्रेडिशन में, तो ये 5 वाव हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, वो मेरी बीच में ही रह गई, कि ये जैसे स्टैचू है तो हम इसको महावीरा, या फिर हम, उनका नाम एक्चुअल में वर्धमान महावीरा था, अगर हम ऐसा कह दें तो ये गलत है। ये इमेज बेसिकली एक तीर्थंकार की है फ्रॉम मथुरा। तीर्थंकार का मतलब क्या होता है? टीचर। क्योंकि जो वर्धमान महावीर जिनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, उनसे पहले भी 23 टीचर्स रह चुके थे, तो ये उनमें से किसी की है जो 3rd सेंचुरी के थे। वर्धमान महावीर जो हैं ये 6th सेंचुरी के हैं। ठीक है, तो ये एक बात मैं आपको इस इमेज से समझाना चाह रही थी। अब बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स वो हर चीज को कर रहे थे कि भाई आपको ये त्यागना पड़ेगा, ये जो दुनिया के आप मोह में बंधे हुए हो, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? जैनिज्म हमारी कंट्री में काफी सारे हिस्सों में स्प्रेड हुआ। जैसे बौद्धिज्म अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हुआ, जैनिज्म भी वैसे ही स्प्रेड हुआ। जैना स्कॉलर्स, जो लोग जैनिज्म के बारे में लिखते थे, उन्होंने काफी सारी भाषाओं में, प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल, बेसिकली आप कह सकते हो कि जिस भाषा को ज्यादातर लोग समझते थे उन्होंने उन भाषाओं में लिखा, और इनको काफी सारी लाइब्रेरीज में आज भी प्रिजर्व किया हुआ है, संभाल के रखा गया है। तीर्थंकार यानी कि टीचर्स हैं। आपको किसी टीचर की बात बहुत अच्छी लगी तो आप उसके फॉलोअर बन गए, आप उसके डिवोटी बन गए। तो कुछ लोगों को जब उनकी बातें अच्छी लगती थी तो वो उनकी बातों को स्कल्पचर्स या पत्थर पे गड़वा लेते थे, ताकि ये इतनी अच्छी बात है कि और लोगों को भी पढ़ें और उस बारे में स्प्रेड हो। तो ऐसे करके हमें काफी जगहों पे पत्थर पे लिखी हुई बातें मिलती हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। जैन ट्रेडिशन के तीर्थंकार्स की जो सोच थी, क्योंकि तीर्थंकार्स का बेसिक काम क्या था कि वो मैन और वुमेन को राह दिखाएं। जो दुनिया के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है, या कभी कभी लोग बहुत थक जाते हैं कि दुनिया में उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो उन सबको एक सही राह दिखाने का ये काम करते थे। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो ये आप देखिए, ये एक मनुस्मृति, जैसे आपको मनुस्मृति, सॉरी, मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये लाइब्रेरीज में प्रिजर्व की गई है, तो ये उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो ये अभी तक हमने जैना ट्रेडिशन के बारे में देखा, और कैसे वर्धमान महावीर थे और उनके तीर्थंकार उनसे पहले भी कितने सारे थे। अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। कैसे बौद्धिज्म और बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली और वहां से काफी सारी बातें शुरू हुई। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल टीचर है उस टाइम के, वो थे गौतम बुद्धा, जिन्हें हम बुद्धा भी कह सकते हैं। उनके मैसेज ना ही सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू आउट श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहां तक ये स्प्रेड हुए, और टिल डेट आज भी ये प्रैक्टिस होते हैं। आप अगर चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, आपको वहां पे आज भी बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको दिखेगा कि वो बौद्धिज्म फॉलो करते हैं। अब बुद्धा की टीचिंग के बारे में हमें कैसे पता? तो यानी कि यहाँ पे हम सोर्सेस की बात करने वाले हैं। हमें काफी अच्छे से जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं या टेक्स्ट्स मिलते हैं जिनके बारे में लिखा गया है, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको एडिट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है। क्योंकि वो हमें से ऊपर पड़ा कि वो संस्कृत, तमिल, ये संस्कृत भी वो आज वाली संस्कृत नहीं, वो काफी, कहते हैं ना, जैसे हिंदी, आज आप हिंदी जो बोल रहे हो, एक्चुअल लिटरल हिंदी अगर आप पढ़ोगे वो बहुत शुद्ध होती है।
हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो जो संस्कृत, तमिल या प्रकृत में लिखी गई है उनको ट्रांसलेट करके एनालाइज किया जाता है और उस हिसाब से हिस्टोरियंस अलग अलग बातों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेसियोग्राफीज, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या होता है। बेसिकली बायोग्राफी होती है किसी सेंट की या किसी रिलीजियस लीडर की जीवन की कथा। बेसिकली इसमें बेसिकली ये लिखा जाता है कि उस सेंट ने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो। ये बात तो बाकियों के लिए भी सही है कि जो बातें अकबरनामा में लिखी हैं हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट अकबर इतने महान थे भी या नहीं, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है। बट ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता चलता है कि उनके उनके थॉट्स क्या थे। जिस सेंट के बारे में लिखा है उन सेंट के थॉट्स क्या थे और उनको जो फॉलो करने वाले लोग थे वो कौन थे, किस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करते थे। ये सब बातें हमें हेगियोग्राफीज सॉरी हेजियोग्राफी से पता चलती हैं। अब बुद्धा की काफी सारी बातों को प्रिजर्व किया गया है, मेमोरीज को, क्योंकि वो एक बहुत ग्रेट टीचर थे और उनकी टीचिंग्स को आज भी दुनिया भर में ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो बौद्धिज्म की जो हम टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो उनके जो हम शुरुआत में देखें तो हमें पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध जिनका नाम था उनका असल में पहले नाम सिद्धार्था था। एज अ बुद्धा वॉज नेम बाय बर्थ, बुद्धा उनको बाद में नाम मिला बट उनका बाय बर्थ नाम सिद्धार्था था। वो सन थे एक चीफ ऑफ साक्या क्लैन। चीफ मतलब मुखिया होता है, तो साक्या क्लैन के जो मुखिया थे वो उनके सन थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो रहन सहन था वो बहुत पैलेस में एक रॉयल प्रिंस की तरह था। तो उनको दुनिया की जो हार्श रियलिटीज थी उनके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता था। तो एक बार उनके चैरियट, जो आगे रथ सारथी होते हैं एक तरीके से, वो उनको शहर में ले गए और वो उनकी पहली बार ऐसा था जब उन्होंने दुनिया में कितने दुख हैं और दुनिया की जो हार्श रियलिटी है वो अभी तक उनको पता नहीं थी और उनको वो पता चलने लगी कि अरे यहाँ पे तो ऐसा सब चीजें होती हैं। तो उसमें कहा जाता है उन्होंने पहले एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि बहुत बीमार था। उन्होंने एक सिख से मतलब बीमार आदमी को देखा और एक कॉप्स को देखा जो एक इंसान की मतलब डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। एंड ही रियलाइज, उनको उस मोमेंट में रियलाइज हुआ कि जो हमारा शरीर है ये इनएविटेबल है। ये कहते हैं ना कि शरीर तो नश्वर है, शरीर खत्म हो जाएगा। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कैसे वो उनकी जो बॉडी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पास घर नहीं था। एक ओल्ड एज इंसान को देखा, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है, एंड फाउंड पीस। तो ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने देखा और उनको तब जाके कुछ चीजों के बारे में पता चला जो उनको अभी तक नहीं पता थी। उसके बाद सिद्धार्था, जो कि बाद में गौतम बुद्ध बने, तो अभी तक हम सिद्धार्था ही समझते हैं। तो बेसिकली अभी तक स्टोरी क्या चल रही है कि एक साक्या क्लैन के चीफ हैं, उनके उनका जो सन है उनका नाम है सिद्धार्था। सिद्धार्था को उन्होंने बिल्कुल प्रिंस की तरह रखा, उनको पता नहीं था दुनिया की हार्श रियलिटी क्या है। वो जब पहली बार गए और उनको ये सब चीजें पता चली कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग कितने परेशान हैं एंड हमारी बॉडी जो है ये इनएविटेबल है, ये खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने सच जानना और उन्होंने उस पाथ पे चलना शुरू किया कि उनको ट्रुथ की तलाश में वो चलने लगे। उन्होंने काफी सारी बातों को एक्सप्लोर किया एंड लेम्ड हिम टू अ सिचुएशन ऑफ नियर डेथ। एक ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई और उन्होंने फिर भी एक्सट्रीम मेथड्स किए, मेडिटेट किया। मेडिटेशंस तो बौद्धिज्म में आज भी बहुत ज्यादा जानी जाती हैं और उनको फाइनली एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। उसके बाद ही केम टू बी नोन एज बुद्धा एंड एनलाइटेंड वन। ये उनको बुलाया जाने लगा। अब उनका नाम सिद्धार्था नहीं, उनका नाम अब बुद्धा हो गया था, या फिर आप गौतम बुद्धा भी कह सकते हो। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई तो उसके बाद वो धामा या फिर जो एक सही रास्ता है उसके बारे में लोगों को टीचिंग्स देते रहे जगह जगह और लोगों को सच का मार्ग समझाते रहे। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी? टीचिंग्स हम सूत पिटक, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है।
उन स्टोरीज के थ्रू हम जान सकते हैं कि गौतम बुद्धा की टीचिंग्स क्या होंगी। जैसे कि बचपन में अगर आपने कभी सुना हो कि अंगुलीमान की कहानी थी कि एक इंसान था जो लोगों की उंगली काट लेता था, तो कैसे गौतम बुद्धा कितने शांत रहते थे और उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। ऐसी बहुत सी कहानियां बचपन में आपने भी हिंदी में या इंग्लिश में आपने सुनी होंगी। तो सूत पिटक में हमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। ऑल्दो कुछ स्टोरीज ऐसी भी हैं जो उनकी मिराकुलस पावर्स की, मतलब वो मैजिकल पावर्स थी उनके पास, वो ऐसा बताती हैं। और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कन्विंस करती हैं पीपल को, रीजन देती है कि हाँ उनके पास सुपर नेचुरल पावर होंगी। एग्जाम्पल कि एक वुमेन बहुत दुखी थी कि उनके बच्चे की डेथ हो गई, तो बुधा आए और उन्होंने जेंटली उन्हें कन्विंस किया कि मृत्यु तो निश्चित है, इनएविटेबल है, डेथ तो सबकी होगी, rather than bring her son back to life। तो उस लेडी ने बोला कि आप मेरे बच्चे को वापस ले आओ। So these stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृत, तमिल, संस्कृत ये उस वक्त की लोकल बोली जाने वाली भाषाएं थी, तो इनमें ही और ये स्टोरीज हैं और ये उन्हीं भाषाओं में बोली जाती थी। बुद्धा फिलॉसफी, जैसे कि हमने पीछे जैना फिलॉसफी देखी थी जिसमें 5 वाउज लेते हैं मंक्स या नन्स, ऐसे ही कुछ बुद्धा फिलॉसफी में भी होता था। द वर्ल्ड इज ट्रांसिट, अनिका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंज ही कांस्टेंट है, ये आपने बहुत बार कोट भी सुनी होगी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, क्योंकि चेंज तो होता ही रहेगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि चेंज तो होता रहेगा, कोई चीज परमानेंट नहीं है, एटर्नल इन इट, सब कुछ बदल रहा है। दुख इंसान के अंदर ही है एग्जिस्टेंस में, लेकिन अगर वो ये सब जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं इनको त्याग दे और पेनेंस यानी कि दूसरों को कष्ट देने पे खुद को सजा देना, ये सब, और दुनिया की प्रॉब्लम्स से वो छूट जाए, तो वो इस दुख से भी छूट जाएगा। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के भी ना 2 पार्ट हैं, एक जब तक गौतम बुद्धा अलाइव थे तब तक का, और एक उनके बाद का। हिनयान और महायान वो आपको आगे आके भी पता चलेगा। लेकिन अब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, whether or not God existed was irrelevant, कि भगवान है या नहीं है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप अच्छे कर्म करो, आप अपने जो दुनिया के दुख हैं आप उनसे छूट जाओगे। आप ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भगवान है या नहीं है। बुद्धा regarded social world as a creation of human rather than divine origin। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया में आपने जैसे सपोज सोशल वर्ल्ड में से 4 वर्ना है, वो ये कहते थे कि ये सब ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, भगवान ने नहीं किया था। वो राजाओं को या गहपति, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो कुछ एरिया के होते थे जिनके पास लैंड होता था, चाहे छोटा लैंड हो या बड़ा लैंड हो, उन लोगों को हम गहपति कहते थे। ये आपने चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था। तो गहपतिस वो कहते थे राजाओं को या गहपति को, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग होते थे कि आप लोग ह्यूमन और एथिकल यानी कि आप सच्चाई का रास्ता और जो सही रास्ता है उसको फॉलो करो। वो ये मानते थे कि हर इंसान अगर एफर्ट्स करेगा तो सोशल रिलेशंस ट्रांसफॉर्म होंगे, सोसाइटी बेहतर हो सकती है। बुद्धा इस बात पे जोर देते थे कि जो इंडिविजुअल्स एजेंसी हैं और जो राइटियस एक्शंस, अगर आप सही एक्शन लोगे, आप सही कर्म करोगे बेसिकली, तो आप ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, जन्म मृत्यु वाली जो साइकिल है, आप उससे बच जाओगे। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, आपको खुद के बारे में पता चलेगा और आप निभाना वो चीज होती है जहां आपकी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, वो सब कुछ फिनिश हो जाता है, आप वो वाली स्टेट प्राप्त कर लोगे। और यही वो स्टेट है जहां हमारे सारे दुखों का भी अंत हो जाता है। जो ये दुनिया को त्याग देगा वो इस रीबर्थ और बर्थ की साइकिल से छूट जाएगा। According to Buddhist tradition, his last words to his followers were, जो बुद्धा के बिल्कुल लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ
as all of you must work out for your liberation. उनके आखिरी वर्ड्स ये थे कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना है और लिबरेशन प्राप्त करनी है। बेसिकली वो यही कहते थे कि अगर आप दुनिया को त्याग दोगे तो जो सारे दुख हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को बौद्धिज्म में माना जाता था। अब जो बुद्धा के फॉलोअर्स है, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ना जाने कितनी सारी कंट्रीज में उनके फॉलोअर्स फैले हुए हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में हम ये जानते हैं कि जो उनके डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा काफी बढ़ने लग गए एंड उन्होंने फिर एक संघा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनमें मंक्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धामा। अब जानने वाली बात ये है इंटरेस्टिंग कि पहले सिर्फ मैन ही बौद्धिज्म में आते थे, वुमेन अभी स्टार्टिंग में बौद्धिज्म में नहीं आती थी। तो जो संघा बनाया गया वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बौद्धिज्म फॉलो करते थे और वो टीचर्स थे और वो धर्म की बातें स्प्रेड करते थे। ये मंक्स बड़ी सिंपल लाइफ जीते थे, सिर्फ जो असेंशियल रिक्वायर्ड चीजें होती थी जीने के लिए, जैसे कि एक बाउल हो गया जिसमें वो खाना मांग के बस अपना जीवन बिताते थे। लिव्ड एंड ऑन अल्म्स, दे वर नोन एज भिक्षुज। इन लोगों को भिक्षुज कहा जाता था। अब स्टार्टिंग में जो कि मैं आपको कह रही थी, इनिशियली ओनली मैन, ये क्या हुआ, इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इन संघ बट लेटर वुमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड। तो पहले सिर्फ मैन ही बौद्धिज्म में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वुमेन भी आने लग गई। अब इसमें भी एक स्टोरी माना जाता है कि जो बुद्धा की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, ये फर्स्ट डिसाइपल थी, फर्स्ट वुमेन थी बेसिकली जिन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो किया। तो जो मैन फॉलो करते थे उनको भिक्षुस कहते थे, जो कि हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा, और जो वुमेन फॉलो करती थी उनको भिक्षुनीस कहते थे। और उसमें से फर्स्ट कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन कौन थी। तो मेनी वुमेन हु एंटर्ड संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धामा, वो भी टीचर्स बन गई एंड वेंट टू बिकम थेसिस और रिस्पेक्टेड वुमेन। तो वो भी टीचर्स बनने लग गई अब, जिन वुमेन ने बौद्धिज्म को फॉलो किया, और वो धामा का मैसेज स्प्रेड करने लग गई। जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, जैसे कि बुद्धा ने बोला कि 4 वर्ण ये गलत है, बाय बर्थ ये डिवीजन नहीं है। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप से लोग आ सकते थे, राजा, अमीर, गृहपति जिनके पास जमीन है, चरवाहे, वर्कर्स, स्लेव, क्राफ्टमैन। आप देख रहे हो अपर लोअर कोई कास्ट का डिवीजन नहीं है, हर तरीके के लोग बुद्धा के फॉलोअर्स बन रहे थे। जब वो एक बार संघा में यानी कि ग्रुप में आ जाते थे वो सब बराबर थे। वो पुरानी जिंदगी को छोड़ के अब वो भिक्षुस और भिक्षुनीस बन जाते थे। नो मैटर वो राजा हो या वो दास हो, अब वो राजा और दास नहीं है, अब वो भिक्षुस और भिक्षुनी है, और उनको संघा में अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से काम करना होता था। Where the census was arrived at their discussion, हर काम में चाहे वो किंग हो, स्लेव हो, डजेंट मैटर, अब वो भिक्षुस हैं और सबकी डिस्कशन होने के बाद एक डिसीजन आता था। अगर डिसीजन नहीं आ पाता था तो सब वोट करते थे। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल सब बराबर का अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो राजा था और मैं राजा हूँ, नहीं, अब आप भिक्षु हो और अब आप भिक्षुनी हो, चाहे वो बुद्धा की मदर महाप्रजापति गौतमी क्यों ना हो, वो तब भी बराबर है। बौद्धिज्म बुद्धा की लाइफ और उनके बाद भी बढ़ता रहा। As it appealed to many people dissatisfied with the existence of religious practice, जो कि पुरानी चल रही रिलीजियस प्रैक्टिस थी, लोग उनसे कंफ्यूज थे और धीरे धीरे वो बौद्धिज्म में आने लग गए। क्योंकि यहाँ पे बर्थ के बेस पे कोई डिवीजन नहीं था। एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन मेटा फेलो फीलिंग्स एंड करुणा कंपैशन, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की तरफ दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता था बौद्धिज्म में। कंपैशन, एक दूसरे की तरफ दया भाव था, स्पेशली जो यंग हैं या जो वीक हैं। तो ऐसे आइडियाज मेन और वुमेन दोनों को अट्रैक्ट करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर थे और सबको
कंपैशन मिल रहा है, एक तरीके से केयर मिल रही है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो मैन है या वो वुमेन है। तो जब ऐसे करके इक्वालिटी मिलेगी तो लोग ऑब्वियसली उस रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, और यहाँ पे क्लैरिटी थी, कंफ्यूजन नहीं थी। तो इन सब बातों ने बुद्धिज्म को स्प्रेड कर दिया इनटू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस। किसको? बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म ना ही सिर्फ बुद्धा की लाइफ पे बट उनकी लाइफ के बाद भी स्प्रेड होता रहा। अब बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एक, आप जैसे हमारे हिंदुइज्म में अगर आप देखो तो टेम्पल्स हैं, तो ऐसे ही आपको इनके स्तूपास दिखते हैं। स्तूपास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे एक सेमी सर्कल सा होता है, इस तरीके के स्तूपास बनाए जाते हैं। अब मेरी ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको इतने समझा पा रही हूँ, बाकी आपको आगे भी आपकी बुक में भी है, आपको स्तूपा दिखेगा कि कैसे जो जो मेजर प्लेसेस गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थी, कि कहीं पे उनको सैल्वेशन मिला, कहीं पे उनको एनलाइटमेंट मिली। जैसे ये देखो, ये है एक स्तूपा का एग्जाम्पल। तो मैंने कोशिश तो कुछ ऐसा ही बनाने की थी, बट हाँ, ये स्तूपा है। तो जो जो मेन जगहें थी वहां पे आपको स्तूपास देखने को मिलते हैं। एंड स्तूपास एक बहुत सीक्रेट और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत यूनिकली बनाया जाता था, और इसकी हर एक एक चीज का, चाहे ये ऊपर का सर्कल है या आसपास का एरिया, इन सब का एक मतलब है जो कि हम इसमें समझेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ नहीं समझ आया कंटेंट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्तूपास वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चाहें तो आप एक बार पुराना रिवाइज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने लाइक कर दिया है, और वीडियो के अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 4 थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कर रहे हैं। उसमें अब हम स्तूपास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे बुद्धिज्म बुद्धा की लाइफ टाइम और उनकी डेथ के बाद भी इंक्रीज हुआ, स्प्रेड हुआ। स्तूपास के बारे में जानते वक्त आपको ये याद रखना है कि जैसे कि हिंदुइज्म में टेम्पल्स एक रिलीजियस प्लेस है, ऐसे ही बुद्धिज्म के जो आइडियाज हैं, ये उस वक्त जो अलग अलग डायलॉग्स और ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे, ब्राह्मण्स, जैन्स और अलग अलग ट्रेडिशंस, वहां से इन आइडियाज को लिया गया है और ये इमर्ज हुए हैं। लेकिन उनमें से सारे के सारे आइडियाज आज प्रिजर्व नहीं हैं टेक्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो ओरल थे, इंटरेक्शन हुई, एंड वो हम उनकी प्लेसेस से ऑब्जर्व करके आइडिया लगा सकते हैं। कुछ जगहों को बहुत सीक्रेट माना जाता था, जैसे मैंने आपको टेम्पल्स का एग्जाम्पल दिया, तो कुछ साइट्स को बड़ा सीक्रेट माना जाता था। और जैसे कि कोई स्पेशल ट्री हो गया या कोई रॉक हो गया या कोई ऐसी जगह जो बड़ी इंस्पायरिंग है नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, उन जगहों को एक इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी। एंड उनके साथ एक छोटी सी श्राइन अटैच होती थी जिनको चैत्यास कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था कि काफी सारे लिटरेचर प्रिजर्व हुए हैं, कुछ हमें नहीं भी मिले, तो उनमें काफी सारे चैत्यास का मेंशन होता है। और वो ये बताते हैं कि जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जगह थी, जैसे कि वो बॉर्न हुए लुम्बिनी में, उन्होंने एनलाइटमेंट एंटेन की बोध गया में। ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वेयर बुद्धा वाज बॉर्न, लुम्बिनी। उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ अटेन की? बोध गया में। उन्होंने अपना फर्स्ट समन सारनाथ में दिया था। अटेंड निबाना, कोसी नगरा। तो ये जो सारी जगह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो बुद्धा से इंस्पायर हुए या जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए इन जगहों की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो इन जगहों को सीक्रेट माना जाने लगा।
200 years after the time of Buddha, Ashoka erected pillars at Lumbini to mark the fact that he visited the place. तो लुम्बिनी में अशोका ने पिलर्स बनवाए और उनपे ये लिखवाया कि अशोका यानी कि मैं यहाँ आया था। तो उन जगहों की एक अलग सी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, हमने मान लिया कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगरा, ये आप इन मैप में भी मार्क कर सकते हैं कि ये देखिए ये लुम्बिनी है। तो यहाँ पे अशोका आए और उन्होंने मार्क करवाया कि मैं यहाँ आया था। ये कोसीनगरा है, ये बोध गया है, ये सारनाथ है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि इन जगहों की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये गॉड या फिर लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। बट व्हाई दीज स्तूपास वर बिल्ट? There were other places too that were regarded as sacred. This is because relics of Buddha, जो बुद्धा के relics जैसे कि उनके शरीर के बचे हुए remains या objects, जैसे सपोज कुछ बुद्धा ने wear किया, उससे रिलेटेड उनके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो buried here, वहां पे उन्होंने उनको दफना दिया कुछ कुछ जगहों पे। These were mounds known as stupas. उन जगहों को स्तूपास कहा जाने लगा जहां पे बुद्धा से रिलेटेड कोई भी उनके बॉडी का रिमेन या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो उन्होंने यूज किया हो वो वहां पे दफना दिया गया, बरी कर दिया गया। Tradition of enacting Buddha has been seen by pre-Buddhist. जो pre-Buddhist tradition है later came to be, but they came to be associated at Buddhism. Since they contained relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem. क्योंकि वहां पे ऐसी कोई चीज है जो बहुत सेक्रेट है, बहुत जो बौद्धिज्म को मानते हैं या जो भगवान बुद्ध से खुद को कनेक्ट करते हैं उनके लिए बहुत खास है, बुद्धा से रिलेटेड और बौद्धिज्म से रिलेटेड। तो इसको एक एम्बलम मान लिया गया। जो बुद्धा के टेक्स्ट हैं जिसमें से एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोका वर्धना। अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड बुद्धाज रेलिक्स इंपॉर्टेंट टाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स थे यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता होगा, बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हो, इंपॉर्टेंट हैं वहां पे, या जहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप स्तूपास बनाओ और इन पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अशोका ने और वहां पे उनको दफना दिया गया इंपॉर्टेंट जगहों पे। काफी सारे स्तूपास डेवलप होने लग गए, भरहट, सांची, सारनाथ, जैसे कि आपको मैप 1 में मैंने दिखाया था सांची, सारनाथ वगैरह, ये जो इंपॉर्टेंट जगहें थी वहां पे स्तूपास कंस्ट्रक्ट होने लग गए। अब इन स्तूपास को कैसे बनाया जाता था? तो अगर आप स्तूपा देखोगे तो उनके आसपास रेलिंग है, उन रेलिंग्स पे या पिलर्स पे नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने पैसे दिए, डोनेट किया इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। कुछ डोनेशंस किंग्स भी देते थे, जैसे कि सतवाहना किंग्स ने दिया। ये भी हमें कैसे पता चलता है? रेलिंग्स या पिलर्स पे लिखा हुआ मिलता है। जो आइवरी है, आइवरी वर्कर्स हु फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे एट सांची, कुछ लोगों ने एक दरवाजा फाइनेंस कर दिया कि ठीक है हम ये वाला हिस्सा बनवा देंगे। किसी ने कहा कि हम जितना हमारे पास पैसे हैं हम उतना दे देंगे। हर वुमेन या मैन जिसने भी डोनेशन दिया उनके नेम मेंशन किए गए हैं और ये भी मेंशन किया गया है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो क्या काम करते थे और उनके रिलेटिव्स का नाम, जैसे कि उनकी वाइफ का नाम, उनके बच्चों का नाम, वो भी लिखा गया है। भिखुज और भिखुनीज ये कौन थे? जिन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इनको बनवाने में। अब आप कहोगे कि भिखुज और भिखुनीज के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, प्रॉपर्टी, तो अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बहुत रिच मर्चेंट हो और जिसको बाद में जिन्होंने बौद्धिज्म फॉलो कर लिया, तो पहले तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास चीजें हैं, तो वो सब उन्होंने यहाँ पे मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये स्तूपा है, इसका संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप। ये एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का, जैसे सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है और लेटर कॉल्ड अंदा। ये आपको यहां से मैं समझाऊंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेटर कॉल्ड एज अंदा।
अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें देखिए यहाँ पे ये रेलिंग है, यहाँ पे ये पिलर्स बने हुए हैं। तो इन रेलिंग्स और पिलर्स पे ही उन डोनेशन जिन्होंने दिया है कंस्ट्रक्शन का, उनके नाम इन्हीं रेलिंग्स पर लिखे गए थे। धीरे धीरे पहले ही बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता था, एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स बनने लग गया। इसके आसपास राउंड और स्क्वायर शेप्स बनने लग गई इसको बैलेंस करने के लिए। अंडा के ऊपर एक हर्निका है जो कि एक बालकनी जैसा स्ट्रक्चर है, एडोब ऑफ गॉड। अब आप जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, जब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बालकनी टाइप स्ट्रक्चर, इसको कहा गया है, ये देखिए ये बालकनी सी बनी हुई है, तो ये है हर्निका, अंडा के ऊपर है, एडोब ऑफ गॉड तरीके का। तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर, बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर अंडा के ऊपर बनाया गया। अराइजिंग फ्रॉम हर्निका वॉज अ मस्त कॉल्ड यस्ती। अब यस्ती कहाँ है ये देखिए, ये जो एरिया, ये थोड़ी खिचड़ी सी पक गई, ये बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हर्निका है। अब इसके ऊपर जो ये राइजिंग स्ट्रक्चर है ये है यस्ती, ठीक है। तो तीन चीजें हमने देखी, एक अंडा देख लिया, एक हर्निका देख लिया, और तीसरा क्या है, यस्ती। ये एक तरीके की छतरी या अम्ब्रेला है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ये देखिए ये छतरी जैसा सा स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने कह दिया यस्ती। किसके ऊपर है ये, हर्निका के ऊपर। तो तीन स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए, पहला अंडा था जो कि एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर है, फिर दूसरा हमने हर्निका देखा, और तीसरा हमने यस्ती देख लिया जो कि एक छतरी या अम्ब्रेला जैसा है। उसके आसपास रेलिंग है जो कि बाकी जगहों को, जो पूरी दुनिया है उससे इस स्तूपा या इस एरिया को अलग करती है। ये जो रेलिंग है ये पूरे वर्ल्ड से इस स्तूपा को अलग कर देती है, और यही वो जगह है जहां पे लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने डोनेशंस दिया। तो अर्ली स्तूपा जो सांची या बरहट में बने वो प्लेन थे, मतलब एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स उनके ऊपर ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था। उनमें बैम्बू या वुड की बना दी थी आसपास बाउंड्री, और दरवाजा था जो कि बहुत प्यारे तरीके से उसमें नक्काशी की गई थी, और 4 कॉर्डिनल पॉइंट्स बना दिए गए थे। वर्शिपर्स हमेशा ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे, उसके बाद वो एक क्लॉकवाइज मूव करते थे, जैसे क्लॉक ऐसे मूव करती है इस तरीके से वो चक्कर लगाते थे आसपास, एंड इमिटेटिंग सन्स कोर्स द स्काई, जैसे सन चलता है उसी कोर्स में चलते थे। और बाद में जो बाद के स्तूपास बने ये अर्ली स्तूपास हैं सांची, लेकिन अमरावती या शाहजी धेरी या पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, पेशवर नहीं पेशावर, इन जगहों के जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे, इनमें थोड़ा कार्व्ड निशेस थी, जो स्कल्पचर्स बने हुए थे यहाँ पे वो काफी ज्यादा, जैसे आपको बताया ही था मैंने कि धीरे धीरे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। तो डिस्कवरिंग स्तूपा द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ईस्टर्न गेटवे है और इसकी नक्काशी कितनी बेहतरीन है। उस टाइम में ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, और ये देखो इतने प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, इतना प्यारा काम करा हुआ है इस पे। ये ईस्टर्न गेटवे है सांची का। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल कार्विंग करके स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। तो अब हम एक चीज बता रहे हैं अमरावती और सांची स्तूपा की, कि हर स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री है, और बट देयर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज एज वेल। स्तूपा की हिस्ट्री होती है, लेकिन जब स्तूपा मिला उस डिस्कवरी की भी एक अपनी हिस्ट्री है कि हमें कब मिला, कैसे मिला। तो 1796 में एक लोकल राजा wanted to build a temple। जो अमरावती का स्तूपा था वो काफी ज्यादा टूट चुका था, खंडर हो गया था एक तरीके से। तो उसके बचे कुचे चीजों पे वहां के लोकल राजा ने सोचा कि मैं यहाँ पे टेम्पल बनवा देता हूँ। ही डिसाइडेड कि जो अमरावती के स्तूपा में जो पत्थर लगे हुए हैं वही मैं यूज कर लूंगा, एंड थॉट कि इन पत्थरों के नीचे क्या पता कोई ट्रेजर बरी किया गया हो। Some years later, British official named Colin Mackenzie, इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी इनका मेंशन होगा।
वो इस जगह आए अमरावती, उनको काफी सारे स्कल्पचर मिले, मूर्तियां मिली, स्टैचूज मिले और बड़ी नक्काशी या ड्राइंग की भी उनको चीजें मिली। जो उन्होंने चीजें वहां देखी वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई, उनकी कभी रिपोर्ट नहीं बनी। तो यहां से ये चीज खत्म हो गई। अब 1796 की कहानी चल रही थी, उसके बाद 1854 में वॉल्टर एलियट, द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश, वो अमरावती आए और उन्होंने काफी सारी मूर्तियां और वो सब उन्होंने इकट्ठी की और वो मद्रास ले गए अपने साथ। और उन्हें उन चीजों को जो वो अपने साथ ले गए उनको इन्होंने एलियट मार्बल अपने नाम के ऊपर उन्होंने नाम दे दिया। उन्हें कुछ वेस्टर्न गेटवे भी मिला, जैसे ये ईस्टर्न गेटवे है, ये तो खैर सांची का है, हम अमरावती की बात कर रहे हैं। उनको गेटवे मिला और वो कंक्लूजन निकला कि स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर, ये कंक्लूजन निकला किससे, जब वेस्टर्न गेटवे भी मिला। 1850 में कुछ स्लैब्स मिले अमरावती में और जिस जिस ब्रिटिश ऑफिशियल को जो जो चीज मिल रही थी वो अपने साथ लेके जा रहे थे अलग अलग जगहों पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ऑफ कैलकाटा, इंडियन ऑफिसर ऑफ मद्रास, कुछ लोग कुछ सामान तो लंदन ही ले गए और ऐसे धीरे धीरे वो स्तूपा की जो भी खूबसूरत चीजें थी वो वहां से निकल के अलग अलग जगहें जाने लग गई। तो हमें कभी कभी उन स्तूपा की चीजें ब्रिटिश ऑफिशियल के गार्डन्स में, बगीचों में और अलग अलग जगहों पे मिलने लग गई। इनफैक्ट कुछ नए ऑफिशियल्स भी यही काम करने लग गए, वहां से जो भी दरवाजा, कोई भी नक्काशी वाली चीज मिलती थी तो वो उनके साथ वही कर रहे थे, अपने साथ ले जाया करते थे। कुछ लोग जैसे कि H.H. कोल का ये मानना था और उन्होंने लिखा कि ये एक तरीके से सुसाइड या इनडेफिसिबल पॉलिसी है, एक तरीके से सुसाइड है जो हम कर रहे हैं एक कंट्री के साथ। ये H.H. कोल ने बोला, ब्रिटिश थे वो भी, हमारी कंट्री के लिए, कि हम उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ कितना गलत हो रहा था कि हमारा जो ओरिजिनल वर्क था, जो हमारा एंशियंट आर्ट था, जैसे कि अमरावती के स्तूपा में चीजें थी, हम वो उठा उठा के अपने पास ले जा रहे थे। ही बिलीव दैट इनके जो प्लास्टर कास्ट होते हैं, इनके कॉपी बनवा के हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो ये ओरिजिनल है ये वहीं का वहीं रहना चाहिए, हमें इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। बट H.H. कोल की बातें किसी भी अथॉरिटीज ने नहीं मानी, सब अपने मन की ही करते रहे। अमरावती, ऑल्दो हिज प्ली फॉर इन situ preserved was adopted in case of सांची। जो भी बातें H.H. कोल ने किसके लिए कही थी, अमरावती के लिए, वो बातें अमरावती में तो फॉलो हुई नहीं, उसके सारी चीजें ब्रिटिश ऑफिसर्स ले गए। लेकिन जब सांची स्तूपा मिला तो सांची स्तूपा के टाइम पे सिर्फ उनकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज भेजी गई, ओरिजिनल वहीं का वहीं रहा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट, तो इसका आंसर आपके पिछले वाला पूरा पैराग्राफ भी होगा कि कैसे अमरावती की एक एक चीज ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने साथ लेके जा रहे थे। H.H. कोल का नाम आप जरूर लिखिएगा कि उनके जो एफर्ट्स थे वो अमरावती के टाइम पे तो नहीं सक्सेसफुल हुए, लेकिन सांची के टाइम पे हुए। तो अमरावती क्योंकि पहले डिस्कवर हो गया था और तब जब अमरावती मिला तब स्कॉलर्स को इसकी महत्वपूर्ण, जो कितना वैल्यूएबल है, वो नहीं रियलाइज हुआ। बट धीरे धीरे जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तो 3 ऑफ द 4 गेटवेज वो अब भी वही थे, स्टैंडिंग थे गेटवेज, और उनको प्रॉपरली सेव किया गया। 4th was laying on the spot where it had fallen। तभी वो इतनी गुड कंडीशन में आज भी सांची का स्तूपा प्रिजर्व हो पाया। इवन दो कुछ पेरिस और लंदन के वहां पे उन्होंने कहा कि हम इनको अपने साथ ले जाएं, बट एट द एंड ये वहीं का वहीं रहा। सांची एज इट वाज एंड सो इट स्टैंड्स, जैसा वो तब मिला था वो आज भी वैसा ही है। महाचैत्यास एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल मोड। जो अमरावती का स्तूपा है वो अब बहुत छोटा सा रहे हुए सब कुछ वहां से ले जाया जा चुका था, लेकिन सांची का जैसा मिला
वैसा का वैसा ही है। ये देखिए, ये एक सेक्शन है, कितनी खूबसूरत तरीके से इस पे नक्काशी की गई है। हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये लोग इतने बेहतरीन कैसे नक्काशी कर लेते होंगे। तो सांची स्तूपा क्यों प्रिजर्व हो गया, अमरावती का क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। इन सेतु, ये अभी ऊपर एक वर्ड यूज हुआ था, इसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, उस ही वक्त। तो जो भी चीजें जहां मिली सांची स्तूपा में, वो वैसी की वैसे ही प्रिजर्व हो गई। अब हम इन जो स्तूपास के जो स्कल्पचर्स मिले, अलग अलग हमें दरवाजों पे नक्काशी की हुई मिली है, गेटवेज पे, या फिर हमें जो स्कल्पचर मिले हैं, इनमें क्या ये दर्शाते थे, इनमें क्या मतलब हम मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इन स्कल्पचर्स के बारे में ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऊपर मैंने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स को। इसमें हमने अमरावती और सांची स्तूपा एंड स्तूपा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डिस्कस किया था कि कैसे अमरावती के स्तूपा को हम इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर सके कंपेयर टू सांची स्तूपा, क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी बोला था कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड सांची सर्वाइव while अमरावती डिड नॉट। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया था। आज हम स्कल्पचर्स, जो कि अलग अलग मूर्तियां और अलग अलग डिजाइन हमें जो वहां पे स्कल्पचर्स मिलते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे कि क्या हुआ उनका, उनके ऊपर उनके कुछ मतलब होते थे एंड यूरोपियंस उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि अमरावती का हमने एक वेस्टर्न गेट देखा था, जो कि वो लोग उठा के मतलब निकाल के अपने साथ ले गए, ईस्टर्न गेट। तो कैसे चीजें प्रिजर्व नहीं हो सकी थी अमरावती की, और स्तूपा सांची का हुआ था। तो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे और आज आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को एक थम्स अप भी जरूर दे दीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे स्कल्पचर। तो हमने देखा था चैप्टर में, जब मैं अमरावती के बारे में डिस्कस कर रही थी, और इवन स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर से ये चल रहा है कि कैसे इन यूरोपियंस में सब आ गए, ब्रिटिशर्स और जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी जो हमारे देश में आ रही थी, वो सबकी ये कोशिश थी कि वो यहाँ से स्तूपास की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो डिजाइन से आप देख रहे हो तो कितनी बेहतरीन नक्काशी हो रखी है। उस वक्त में इतनी बेहतरीन नक्काशी बहुत मेहनत का काम था, और यूरोपियंस तो ये सब देख के बिल्कुल ही दंग रह गए थे, और उनको था कि जो अच्छी चीज मिल रही है यहाँ से अपने पास ले जाओ। तो these sculptures are actually destroyed। अमरावती का कितना ब्यूटीफुल स्तूपा, बट हम सेव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ यूरोपियंस की जो ये तरीका था कि वो अपने पास सब कुछ ले जाया करते थे अपने साथ। अब स्टोरीज इन द स्टोन, इनके ऊपर कुछ कहानियां हैं, इनके कुछ, जो आप देख रहे हो, एलिफेंट है, पिकॉक है, लायन बने हैं, तो इन सब के कुछ मतलब हैं। कैरिंग स्क्रोल्स, वी हैव सीन वेंडरिंग स्टोरी टेलर्स, जो कहानियां बताते हैं, चरण चित्रास चरना चित्रास ऑफ क्लॉथ एंड पेपर with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story। तो बेसिकली ये चरना चित्रास बेसिकली स्टोरी टेलर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, और पेपर या फिर कपड़े के ऊपर उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई होती हैं, और जैसे जैसे कहानी बताते जाते हैं उनके साथ वो पिक्चर्स भी दिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर्स देख के हम बेटर चीजों को समझते हैं। जैसे कि आप अगर इसको देखोगे तो ये हमें एक स्कल्पचर लग रहा है, एक मिनट रुकिए, 4.13 का, ये देखिए,
ये हमें ऐसा लगेगा देखने में कि ये रूरल एरिया यानी कि गांव का, विलेज का कोई सीन होगा। अगर आप इसको सिर्फ एक पहली नजर में देखोगे तो आपको ये पिक्चर कुछ वैसी ही लगेगी। द स्कल्पचर सीम्स टू डिपिक्ट अ रूरल सीन। इसमें आप देखोगे आपको हट मिलेंगी, घर बने हुए, पेड़ दिखेंगे। हाउएवर जब आर्ट हिस्टोरियंस, वो हिस्टोरियंस जो जो ये चित्र बने हैं, जो पिक्चर्स बनी हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने उसको केयरफुली जब इन स्कल्पचर्स को पढ़ा तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये विस्कंटा जटाकू, जो ये एक स्टोरी है जटाका और पंचतंत्र, इन सब में से ये जो विस्ताका जटाका है उसकी में से एक ये सीन है जो यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जेनरस प्रिंस जो कि अपनी हर चीज गिव अवे कर देता था ब्राह्मण्स को, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में चला गया अपनी वाइफ के साथ एंड अपने बच्चों के साथ। तो बेसिकली ये कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जो कि बहुत दयालु थे, उन्होंने अपनी हर चीज ब्राह्मण्स को दे दी और वो अपना जीवन बसर करने फॉरेस्ट में चले गए अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के साथ। तो हिस्टोरियंस ऑफन जो टेक्स्ट्स मिलते हैं उनसे इनके मीनिंग्स को कंपेयर करते हैं जो ये हमें पिक्चर्स मिलती हैं। तो ये एक प्रिंस की कहानी लिखी हुई है। जटाका और पंचतंत्र ये हमने शुरू से ही पढ़ा है कि वहां के ऑर्डिनरी लोगों की हमें काफी बातें यहाँ से पता चलती हैं, सोर्स है ये। तो जब हिस्टोरियंस इनको पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी चीज बनाई गई है सॉरी, जो भी चीज बनाई गई है उसका कुछ मतलब है, उसको ऐसे ही नहीं बना दिया जाता था। कुछ चीजें वर्शिप भी की जाती थी, वर्शिप इन द सेंस पूजनीय होती थी। आर्ट हिस्टोरियंस have acquired familiarity with the hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture. जब आपको बुद्धा से रिलेटेड आपको स्तूपास में स्कल्पचर मिलेंगे तो आपको उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धा के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये माना जाता है कि बुद्धा ने एक ट्री के नीचे एनलाइटमेंट अटेन की थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोधि ट्री दिखाया गया है। ये देखिए, सॉरी, ये वाले में अगर आप इस वाली इमेज में देखोगे तो ये एक बोधि ट्री है और माना जाता है इसी ट्री के नीचे बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये वर्शिप यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट पूजनीय हो गया। मैनी अर्ली स्कल्प्टर्स, जो पहले जो शिल्पकारी करते थे, जो आर्टिस्ट्स बनाते थे ये सब चीजें, उनमें बुद्धा को ह्यूमन की तरह नहीं दिखाया गया था, इंस्टेड सिंबल्स दिखाए गए थे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये बोधि ट्री दिखाया गया है, तो ये सिंबल है। ह्यूमन फॉर्म आपको इन तीनों में ही आपको कहीं भी बुद्धा एज अ ह्यूमन नहीं दिख रहे हैं। एक एम्प्टी सीट देखिए, जैसे ये खाली जगह है, ये दिखाई गई है और आप सेल्फ एज्यूम कर लोगे कि अच्छा यहाँ पे बुद्धा मेडिटेट कर रहे थे और उनको एनलाइटमेंट मिला। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। दूसरी इमेज है, ये एक स्तूपा जैसा दिख रहा है आपको, was meant to represent महापरिनिब्बा। Another frequently used symbol was this wheel। ये देखिए, जो थर्ड फिगर में यहाँ पे एक व्हील है, ये एक सेटिंग इन अ मोशन ऑफ अ व्हील इज धर्म। ये उस धर्म को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस व्हील को दिखाया गया है। और जो फर्स्ट समन जो बुद्धा ने दिया था सारनाथ में, उसको भी दिखाता है। तो आप इन तीनों पिक्चर्स में क्या समझ पा रहे हो कि सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं लेकिन बुद्धा की कहीं भी इमेज नहीं दिख रही है। ये भी देख सकते हो आप कि सिंपली एक ट्री है जो सिंबलाइजेज एन इवेंट इन लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो वो एक जो बुद्धा की लाइफ में इवेंट हुआ, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट समन दिया या फिर उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया। जैसे आप देख सकते हो ये गेटवे एट द वुमेन एट द गेटवे, ये इस तरीके का एक स्कल्पचर बना हुआ है। तो इन सब सिंबल्स से हिस्ट्री है जो समझी जा सकती है। तो आर्ट में भी हिस्ट्री है, इसीलिए आर्ट हिस्टोरियंस इन चीजों को पढ़ते हैं। अदर स्कल्पचर्स एट सांची, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स भी हैं जो डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडियाज से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप ये वाला स्कल्पचर अगर देखो तो ये डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडिया से इसका कोई रिलेशन नहीं। जैसे कि एक ब्यूटीफुल वुमेन है जो स्विंग कर रही है एट द एज ऑफ द गेटवे।
अब इसका बुद्धा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनिशियली जब ये चीजें मिली स्कॉलर्स को तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये इमेज का क्या मतलब हो सकता है। लिटिल टू डू विद द रिनाउंसिएशन। हाउएवर जब इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया, दे रियलाइज कि ये शिला भंजिका है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ ये एक ऐसी वुमेन है जो किसी भी पेड़ को टच करती थी तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आने लग जाते थे। तो ये भी एक ऑस्पिशियस सिंबल है, जैसे कि शिला भंजिका। तो भाई ये एक वुमेन है जो किसी भी पेड़ को टच करती हैं तो उनमें से फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलने लग जाते हैं, बियर होने तक चलते हैं। तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल है एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। तो इसका एक मीनिंग भी है और ये डेकोरेशन के लिए भी यूज किया गया है। शिला भंजी का जो ये मोटिव है जो यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief। क्योंकि जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे वो हर धर्म से आए थे। कुछ लोग हिंदू थे, मोस्टली लोग हिंदू ही थे जो हिंदुइज्म से आए थे और उन्होंने बाद में बुद्धिज्म को फॉलो किया। तो जो उनके बिलीव्स थे बिफोर ज्वाइनिंग बुद्धिज्म, वो उन बिलीव्स को भी कनेक्ट करने लग गए अपने इस बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद। तो बेसिकली एक मिक्स प्रैक्टिस हो गई कि वो आइडियाज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो वो अपने बुद्धिज्म में आने से पहले या प्री बुद्धिज्म जो वो फॉलो कर रहे थे वो भी इन लोगों ने मिक्स कर दी यहाँ पे। कुछ दूसरी इमेजेस भी हमें मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एलिफेंट एट सांची। ये कितना फाइनली काम किया गया है, यहाँ पे आप देखो इतनी बारीक नक्काशी करना। दीज आर दी एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट्स, घोड़े, हॉर्स, मंकी, केटल्स, वाइल द जटाकास कंटेन सेवरल एनिमल स्टोरीज। अगर आपने पंचतंत्र या जटाका में स्टोरीज पढ़ी हो, हमें बचपन में भी पढ़ी हैं, तो उनमें काफी सारी एनिमल की स्टोरीज हैं और वो सांची में इमेजेस की फॉर्म में दर्शाई गई हैं। ये एनिमल्स को कार्व किया गया, जैसे कि आप यहाँ पे एलिफेंट को देख रहे हो, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स को कार्व किया गया है और सीन्स बनाए गए हैं। एनिमल्स एक सिंबल भी होते थे, जैसे कि एलिफेंट जो है ये माना जाता है कि स्ट्रेंथ, कि एलिफेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रेंथ और विजडम रिप्रेजेंट करता है। गजलक्ष्मी, जैसे कि ये देखो यहाँ पे भी एलिफेंट्स दिखाए गए हैं, तो क्योंकि स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल है। और इवन जटाका में भी काफी सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि एनिमल्स दो मोटिव हो सकते हैं, या तो वो स्टोरीज को लाइव सीन्स दिखा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक सिंबल हो, जैसे कि हर एनिमल, जैसे कि एलिफेंट है वो सिंबल है स्ट्रेंथ और विजडम का। एक और मोटिव है जिसमें वुमेन सराउंड की गई है लोटस और एलिफेंट से, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था। तो ये एक तरीके से अभिषेक हो रहा है उस वुमेन का कि एलिफेंट्स उनके ऊपर फ्लावर्स डाल रहे हैं और ये एक तरीके से अभिषेक हो रहा है। तो अलग अलग मीनिंग्स हैं इमेजेस के, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अभिषेक का, अभिषेक और कॉन्सिक्रेशन। वाइल सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई जो ये वुमेन की फिगर है एज माया, जो माना जाता है कि मदर थी बुद्धा की। एक दूसरी इमेज भी है जिसमें माना जाता है, बिलीफ है, दो बिलीफ्स हैं। पहला तो ये हो गया कि ये एक वुमेन है जिसके ऊपर लोटस और आसपास लोटस है और एनिमल्स, एलिफेंट खड़े हैं। दूसरे मानते हैं कि ये माया है जो कि बुद्धा की मदर है। कुछ लोग कहते हैं कि गजलक्ष्मी लिटरली अ गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो कि एलिफेंट से एसोसिएट की जाती है। तो आप ये देख सकते हो कि हर स्कॉलर का अपना एक आइडिया है। ये वाले में देखो, जैसे ये आपको स्नेक जैसा लगेगा, सर्पेंट, तो ये भी एक सांची पे इस तरीके का स्कल्पचर मिला है। तो इन सब का एक मीनिंग है। तो आपको हर का इतनी डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्कल्पचर है वो माया या गजलक्ष्मी दोनों से आइडेंटिफाई होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स फ्यूग्रिस कंसिडर्ड सांची टू बी द सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सर्पेंट वर्शिप, यानी कि स्नेक और ट्रीज की वर्शिप के लिए उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया, जबकि वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे। तो
वो बस इमेजेस देख के उन्होंने जो ट्रीज की इमेज देखी, एलिफेंट्स की इमेज देखी, स्नेक्स की देखी और वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि अच्छा ये तो स्नेक्स और ट्रीज की वर्शिप वाला एरिया है। तो आपको इस पूरे स्कल्पचर वाले पार्ट में ये याद रखना है कि कुछ लोग जो दूसरे रिलीजन से आए, जो बुद्धिस्ट, प्री बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ्स अपने वो ले आए और उन्होंने उनको भी इसमें ऐड किया। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा कि स्टार्टिंग में बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाया गया, सिंबल्स यूज किए गए थे। सिंबल्स वो थे जो उनकी लाइफ से रिलेटेड थे, जैसे उनको कब एनलाइटमेंट मिली, उन्होंने कहाँ अपना फर्स्ट समन दिया था, इन सब बातों से रिलेटेड सिंबल्स, जिसमें आपको ट्रीज मिलते हैं, आपको एनिमल्स मिलते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जटाका, जो अलग अलग स्टोरीज हैं जटाका की, उनसे रिलेटेड भी हमें यहाँ पे लाइव सीन्स देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स पे। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब इसमें, जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बताया कि बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन इसमें आप देखोगे तो बुद्धा को एज अ ह्यूमन फॉर्म दिखाया गया है। तो ये न्यू ट्रेडिशन है। अब देखिए इसमें आपको महायाना बुद्धिज्म और हिनयाना बुद्धिज्म, ये दो टर्म्स आपको अब यहाँ पे समझनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। By the 1st century, there is an evidence in change of Buddhist ideas and practices. 1st century से हमें दिखता है कि बुद्धिस्ट आइडियाज, जो उनकी सोच थी और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उसमें चेंज आया। Buddhist teachings had given a great importance to self effort. खुद एफर्ट करो किसके लिए? निबाना अचीव करने के लिए। बुद्धा ये रिगार्ड करते थे एज ह्यूमन बीइंग कि जो इनलाइटमेंट अटेन्ड एंड निबाना अपने खुद के एफर्ट से ही अटेन कर सकता है। कोई भी ह्यूमन जब वो खुद सेल्फ एफर्ट करता है, ये बुद्धा मानते थे, वो तभी निबाना और एनलाइटमेंट अटेन कर सकता है। ग्रेजुअली ये आइडिया इमर्ज हुआ एंड ये माना जाने लगा कि वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन, ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन। जो ये सब चीजें करता है, निभाना चाहिए करता है, वही सैल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। साइमल्टेनियसली बोधिसत्ता, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये इमर्ज होने लग गया। अब बोधिसत्ता क्या है? बोधिसत्तास वो लोग हैं जो माना जाता है परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं और वो थ्रू देयर एफर्ट्स यूज दिस नॉट टू अटेन निबाना, thereby abandon the world but help others. ये लोग वो होते थे बोधिसत्तास जो एनलाइटमेंट या निबाना अटेन करने के लिए नहीं, एक मिनट, ये देखिए, वो लोग बोधिसत्ता होते थे जो निबाना अटेन करने के लिए नहीं वर्ल्ड को छोड़ते थे, बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए एफर्ट्स करते थे। अब वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास, जो बोधिसत्तास थे उनकी भी इमेजेस को पूजा जाने लगा। दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग और इसे कहा जाने लगा महायाना। जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग थी वो थी हिनयाना, ओल्डर ट्रेडिशन, जिसमें सिर्फ सिंबल्स थे, बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया था और उसमें सिर्फ बुद्धा को ही पूजा जाता था, बोधिसत्ता सा कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, था बोधिसत्ता सा कॉन्सेप्ट, लेकिन उनको वर्शिप नहीं किया जाता था। तो फर्स्ट है हिनयाना, जो कि लेसर व्हीकल या फिर ओल्डर आप कह सकते हो ट्रेडिशन, और दूसरा है ग्रेट व्हीकल जो कि है न्यू वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज महायाना लिटरेरी। तो दो हो गए आपके ट्रेडिशन, एक है महायाना और एक है हिनयाना। जो सपोर्टर्स ऑफ महायाना रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स एज हिनयाना। जो महायाना, जो मॉडर्न थिंकर्स थे, अब न्यू वे ऑफ थिंकिंग थी, उन्होंने बाकी सबको हिनयाना बोल दिया, लेसर व्हीकल। जो ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे वो अपने आप को तीर्थावंदीस कहते थे।
and those who followed the path of old respected teachers and तीर्थas। तो दो तरीके से आप कह सकते हो कि बिलीव्स में डिवीजन आ गया, एक हिनयाना और एक महायाना। अब इस वक्त में द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, द नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। ये ही सिमिलर आइडिया हमें डिफरेंट वेज विद इन ट्रेडिशंस भी मिलते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म। दीज इंक्लूडेड वैष्णविज्म, जो कि एक हिंदुइज्म का पार्ट है जिसमें विष्णु भगवान को पूजा जाता है, प्रिंसिपल डेटी है ये पहला। दूसरा है शैविज्म, जिसमें शिवा को रिगार्ड किया जाता है एज अ गॉड, इन विच ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन द वर्शिप ऑफ चूजन डेटी। कुछ वैष्णविज्म है जो वैष्णव को पूछते हैं, जो विष्णु भगवान को पूछते हैं, और कुछ शैविज्म है जो शिव जी को पूछते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक आप अपना डेटी चूज कर रहे हो, गॉड जिसको आप वर्शिप करना चाहते हो। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ लव, डिवोशन और भक्ति। जो कि आप सपोज आप विष्णु जी को चुनो या आप शिव जी को चुनो, चॉइस इज योर्स, बट उनके साथ एक बॉन्ड दिखाया जाता था जो कि लव और भक्ति या डिवोशन का होता था। अब अगर आप वैष्णविज्म की बात करो, जिसमें विष्णु भगवान जी को पूजा जाता है, आपको पता होगा कि विष्णु इनकारनेशन या अवतार हैं, इनके अलग अलग अवतार हुए हैं। 10 अवतार्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है विद इन द ट्रेडिशन, एंड दैट द डेटी वाज बिलीव्ड टू हैव एज्यूम्ड कि वो जब भी धरती पे संकट आएगा वो अलग अलग अवतार लेंगे और दुनिया में जो भी बुरा इविल फोर्सेस हैं उनकी डोमिनेंस को हटा के दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे उन्होंने अवतार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में लिए हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, तो इन सबको, चाहे वो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उन सबको अलग अलग अवतार माना जाता है, किसका? लॉर्ड विष्णु का। कुछ अदर है जो शिव जी को पूछते हैं, सिंबलाइज एज लिंग, जो कि लिंग फॉर्म में शिवलिंग है जो, उसके तरीके से भी उनको पूछते हैं। कुछ उनको एज अ ह्यूमन फॉर्म में भी पूछते हैं। तो शिव जी में भी आपके पास एक दो तरीके के वेरिएशन है कि या तो आप लिंग की फॉर्म में पूछ रहे हो या आप ह्यूमन फॉर्म में भी आप भक्ति कर सकते हो। तो ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज दिखाती हैं। सिंबल्स हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वेपन्स, आयुधास, ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स, जो हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो सब काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। टू अंडरस्टैंड दीज स्कल्पचर्स, ये जो अलग अलग स्कल्पचर्स हैं उनकी स्टोरीज, जो उनके पीछे की स्टोरीज हैं पुराण में या फिर जो ब्राह्मण्स ने कंपाइल की हैं, हिस्टोरियंस को उनकी मदद लेनी पड़ती है, तब जाके वो उनके पीछे की स्टोरीज को समझ पाते हैं। क्योंकि ये बातें और ये जो पुराण में लिखा गया है और जो ये कहानी है, ये भगवान जी की, ये बहुत टाइम से स्प्रेड हो रही हैं। और जनरली ये एक सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी जाती थी और अलाउड, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ये तेज तेज पढ़ी जाती थी, स्पेशली वुमेन और शूद्रास के लिए, क्योंकि इन दोनों को वैदिक लर्निंग करनी अलाउड नहीं थी। ना वुमेन को ना शूद्रास को वैदिक लर्निंग करनी अलाउड नहीं थी। जो भी पुराण में लिखा होता था वो जनरली प्रीस्ट्स, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, वो जो भी उनको पता होता था वो एक दूसरे से शेयर करते जाते थे, और इस तरीके से आइडियाज स्प्रेड होते चले गए। एक जगह से दूसरी जगह कोई मर्चेंट गया, कोई वुमेन गई, कोई मैन गया, कोई प्रीस्ट गया, उसको जो उसने सीखा था वो उसने अपने तरीके से स्प्रेड कर दिया। फॉर इंस्टेंस वैष्णो, अब आप देखोगे तो मथुरा रीजन में कृष्ण जी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और उस एरिया में उनको बहुत ज्यादा वर्शिप किया जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेटीज मेजरली वर्शिप किए जाने लगे और टेम्पल्स बनने लग गए। अराउंड द टेम्पल दैट द स्तूपास एट द साइट, जैसे कि स्तूपा के आसपास अलग अलग चीजें बनी, इसी तरीके से अराउंड द टाइम सांची was acquiring their present form,
उसी तरीके से एक फर्स्ट टेम्पल्स ऑफ हाउस इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वर आल्सो बिल्ड। जब स्तूपास बिल्ड हो रहे थे उसी वक्त पहले टेम्पल भी बनने लगा। जो स्टार्टिंग का टेम्पल होता था वो बहुत छोटा सा स्क्वायर रूम होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था, जिसका एक दरवाजा होता था जहां से सिंगल एंट्री होती थी। एंड ऑफन जो वर्शिप जिसको किया जा रहा है, जिस गॉड को वर्शिप किया जा रहा है, उनकी इमेज होती थी। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता गया और इसके ऊपर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसे शिकारा कहा जाता है वो भी बिल्ड हो गया सेंटर श्राइन के ऊपर। इस तरीके से एक शिकारा बिल्ड हो गया और जो टेम्पल के आसपास की दीवार थी उनको अलग अलग स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाने लगा। लेटर टेम्पल के आसपास एक असेंबली हॉल बन गया, बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, दरवाजे बन गए और अरेंजमेंट किया जाने लगा सप्लाई का। फिर धीरे धीरे यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी भी हो गई थी, तो एक काफी यूनिक स्ट्रक्चर बन गया टेम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक पूरी स्ट्रक्चर एक केव, एक रॉक पे बना दिया गया है। एंड ट्रेडिशन इन्वॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस, जो कि हमने भी देखा कि कैसे एक पूरा का पूरा टेम्पल कार्व आउट किया गया है काशीनाथ। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर कार्व किया गया है, जो कि माना जाता है कि नेम ऑफ शिवा। तो इतनी बेहतरीन तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, वो भी एक रॉक से। और वो कैसे बनाया होगा उन्होंने, ये हमारी समझ में आज भी नहीं आया है। कैन वी सी एवरीथिंग? नाउ हमने काफी बड़ा बड़ा ट्रेडिशन देखा, अलग अलग बातों के बारे में देखा, जो कि हमें ब्रिक्स, स्टोन आर्किटेक्चर से भी पता चलता है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, हमने मूर्तियां देखी, हमें उन सब चीजों से पता चलता है। काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं लेकिन कुछ आज भी एग्जिस्ट करती हैं। और आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, जो स्पेशली जो हिस्टोरियंस हैं, वो इन सब काम को देख के हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया होगा उस वक्त जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कैसे ये सब चीजें बनाई गई होंगी। अब जब सबसे पहले यूरोपियन स्कॉलर्स ने स्कल्पचर्स देखे थे गॉड और गॉडेसेस के, वो समझ नहीं पाए थे इन सब चीजों को। वो एक तरीके से डर गए थे इन फिगर्स को देख के कि जिनकी बहुत सारे हाथ हैं, मल्टीपल हेड्स हैं, एक ऐसा फिगर जिसमें ह्यूमन और एनिमल कंबाइन, जैसे कि नरसिंह अवतार कहा जाता है, ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर्स देख के वो डर गए थे। अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक सेंस, जो भी उनको दिखा उन इमेजेस को, अभी तक की जो भी चीजें उनको एंशियंट ग्रीक, क्योंकि उस वक्त उनको यही चीज की नॉलेज थी, वो उससे जो भी उनको समझ आया वो करते गए, क्योंकि वो इंडियन स्कल्प्टर्स को बड़ा इंफीरियर समझते थे। वो सोचते थे कि ग्रीक आर्टिस्ट ही ग्रेट है, उनको सब कुछ आता है, इंडियन स्कल्प्टर्स तो बेकार है, उनको कुछ नहीं पता। तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा and bodhisattvas. They were evidently based on Greek models. These were more often than not found in the northwest cities of Taxila, Peshawar, जो कि आज पाकिस्तान में है, were Indo-Greek rulers and had established kingdom। उस टाइम की ये इमेजेस थी। इन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज के जैसा ही बनाया गया था, तो इनको फेमिलियरिटी मिली और ये माना गया कि ये बेस्ट एग्जाम्पल था इंडियन आर्ट का। स्कॉलर्स ने फिर ये स्ट्रैटेजी अपनाई, डिवाइजिंग अ यार्डस्टिक डिराइव फ्रॉम फेमिलियर टू द मेक सेंस ऑफ अनफेमिलियर। जो जानते हैं, बेसिकली नोन है उनको, उससे वो अननोन की तरफ जाने लगे, फेमिलियर से वो अनफेमिलियर की तरफ जाने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको चीजें पता चली। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो लिखी गई चीजें हैं और जो बनाई है इमेज वो मैच नहीं करती थी, तो ये एक लिमिटेशन कह सकते हो। या अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम हिस्टोरियंस, आर्ट हिस्टोरियंस फेस करते थे, तो वे होता था कि टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो लिखी हुई चीजें हैं, उनको समझ के मूर्ति या कोई स्कल्पचर है उसमें से मतलब निकालना।
ये बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया इंडियन इमेजेस को ग्रीक स्टैचूज के साथ। ये इतना आसान नहीं होता था। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्कल्पचर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में मिला है। इसकी इमेज आपको बुक में भी दी गई है। ये देखिए, ये एक स्कल्पचर है, महाबलीपुरम में मिला है। ये एक रॉक पे बनाया गया है। इतना अमेजिंग तरीके से ये बनाया गया है कि जब हिस्टोरियंस ने इसको देखा तो वो हैरान हो गए थे कि ये कैसे ही बनाया गया होगा। तो अब इससे कोई स्टोरी क्या थी, आर्ट हिस्टोरियन ने सर्च किया थ्रू पुरान्स टू आइडेंटिफाई, बट एंड में क्योंकि सबने अपने खुद के मीनिंग्स निकाले तो ओपिनियन डिवाइड हो गया। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक रिवर गंगा हेवन से आती है, स्वर्ग से गंगा नदी बहती है, उस तरीके की सीन को दिखाया गया है, जो रॉक जिस तरीके का है। स्टोरी इटसेल्फ नरेटेड इन पुरान्स एंड एपिक, ये पहला ओपिनियन है। दूसरा, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये महाभारत का सीन है। अर्जुन रिवर गंगा पे या रिवर बैंक के रिवर पे बैठे हैं और वो अपनी आर्म्स के साथ सेंट्रल फिगर, ये देखिए। तो अब इसमें दो ओपिनियन डिवाइड हो गए हैं। पहला कह रहा है कि ये गंगा नदी हेवन से आ रही है, वो दिखाया जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि ये महाभारत का सीन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये लिमिटेशन है, हमारे अपने ओपिनियंस भी मिक्स एंड मैच हो रहे हैं। एंड फाइनली हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे बिलीफ, जो मानते हैं चीजें या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होती परमानेंट विजिबल फॉर्म। मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स और इवन पेंटिंग्स, इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया था क्योंकि ये डेली प्रैक्टिसेस थी, तो इनको एसोसिएटेड विद स्पेशल ओकेजन। Many communities and people may not have felt the need of keeping lasting records, क्योंकि आपकी जो डेली प्रैक्टिसेस होती है ना, डेली रूटीन होता है, या आप रोज की जो वर्शिप करते हो या आप रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हो, आप उन्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते कि आप उसको स्कल्पचर्स पे कार्व करवा दो, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता होगा। तो काफी लोगों ने या काफी कम्युनिटीज ने, ग्रुप ऑफ लोगों ने इसको जरूरी ही नहीं समझा होगा कि वो अपनी बातों को रिकॉर्ड करवाएं, इवन एज दे मे हैव बीन अ वाइब्रेंट ट्रेडिशन और रिलीजियस एक्टिविटीज। बहुत ही अमेजिंग उनकी एक्टिविटीज हो सकती हैं, उनके फिलोसफिकल आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो इसीलिए हम एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें जो भी दिख पाया, हमने इस चैप्टर में वो समझने की कोशिश की है। तो ये आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया है और इसके साथ आपकी जो बुक 1 है वो भी पूरी खत्म हो चुकी है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको नोट्स बहुत जगह से मिल सकते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल आते हैं, तो आप अपने आंसर्स खुद लिख पाओगे अगर आपको एक बार स्टोरी पता है कि क्या चल रहा है चैप्टर में। तो ये था चैप्टर 4। अब हम मिलेंगे चैप्टर 5 की डिस्कशन में, जो कि आपकी बुक 2 है क्लास 12th की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, वैसे तो आपने क्लिक कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।